हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। एरर डिटेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 ये बैंकिंग स्पेशल सीरीज है जो पूरा फोकस्ड है बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर। चाहे आप आईबीपीएस का कोई पेपर दे, आरबीआई का कोई पेपर दे, एसबीआई का दे या इंश्योरेंस के पेपर, तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंटेंट वाइज अगर आप देखें तो प्रॉपर कलरफुल पीपीटी है, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो अगर आपका बेस बिल्कुल नहीं है, जीरो लेवल है, तो आप मेरी सैटरडे संडे वाली क्लासेस जरूर देखें, फाउंडेशन क्लास, जहाँ जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपको मैं तैयार करूंगी परफेक्शन बैच में। तो परफेक्शन सीरीज को जरूर देखिएगा ताकि आपके हर एक डाउट हर एक चीज क्लियर हो। यहाँ चलेगी क्लास मंडे से लेकर फ्राइडे तक, जैसे लिखा है आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई, आरआरबी, एलआईसी एरर डिटेक्शन मास्टर क्लास। बाकी आप इसे देख सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट जॉब के बाकी जो एग्जाम्स है अदर, उसमें भी हेल्प मिलेगी, बट ये स्पेशल सीरीज फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स है। और मैंने मास्टर क्लास इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें वाक्य में मैं आपको मास्टरी कराने वाली हूँ। कितनी भी ग्रामर के रूल पढ़ ले, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो पा रहा है मतलब ग्रामर नहीं आती। तो बाय अलीशा में सिर्फ वो पढ़े बेटा जहां से एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये मेरी पहली क्लास नहीं है, हम हर क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है और 20 क्वेश्चन के माध्यम से जितने हम कॉन्सेप्ट सीख पाए। तो आज हमारा ये पार्ट 2 आया है और आपने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत दिल से आप सभी का शुक्रिया। और इसी तरीके से आप प्यार दें, सपोर्ट करें। अगर आपको चीज समझ आ रही है तो आप वीडियो लाइक करें। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना फीडबैक कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है और हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखा है इंग्लिश बाय अलीशा मैम। टॉपिक है एरर डिटेक्शन, बैंकिंग स्पेशल सीरीज की क्लास सेकंड है और डेली शाम 7 बजे क्लास होती है। आप जुड़े मंडे टू फ्राइडे में। अब आप सभी के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज यूट्यूब पे इंग्लिश विद अलीशा मैम चैनल है ना, जिसपे हम क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं अलीशा मैम आप सभी को कॉम्पिटिटिव लेवल की जो इंग्लिश है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ग्रामर बेसिक टू एडवांस हर एक चीज होगी, जिसको मैंने परफेक्शन सीरीज का नाम दिया है। वोकैबुलरी, टीसीएस पैटर्न बेस्ड भी होंगे, बाकी चीजें भी होंगी। तो जितनी भी वोकैबुलरी रिपीट हुई है, चीजें हुई है, वो सब हम कवर करने वाले हैं। खाली बैंकिंग एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, एटिक्यूटी आया है, नया वेंडर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक उस दायरे में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है, चीजें की है, वो आप इंजॉय कीजिए। शाम 7 बजे डेली जुड़े। का आपको कोई भी डाउट होता है ना बेटा, किसी भी तरीके का, प्रीवियस ईयर पेपर को टारगेट कर रहे हैं हम, तो 9718094212 पे भेजें। मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में ही डाउट क्लियर कर दूंगी। आज की क्लास के अंदर मुझे दो बातें बतानी थी। मेरा फोकस है प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा फोकस है पिछले साल के पेपर के कॉन्सेप्ट उसके हर साल, और उसमें जितने भी आपके डाउट बनते हो डाउट। अब मैम वोकैब कहाँ से तैयार करें? तो वोकैब तैयार करने के लिए सुबह डेली मेरे साथ जुड़े 12 बजे। आप 12 बजे अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको एसएससी का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो परफेक्शन सीरीज शुरू करनी है, तो सैटरडे एंड संडे शाम 7 बजे है। तो मैंने आपको ग्रामर भी बता दिया, वोकैबुलरी भी बता दिया, प्रीवियस ईयर भी बता दिया। ठीक है जी। धीरे धीरे करके मैं हर एक पेपर कराऊंगी, जैसे कि मैंने अभी एरर शुरू किया है ना, एरर के बाद में फ्रेज रिप्लेसमेंट कराऊंगी, फ्रेज रिप्लेसमेंट के बाद में स्पॉटिंग, वो आपका मैच द कॉलम कराऊंगी, मैच द कॉलम के फिल इन द ब्लैंक कराऊंगी, सिंगल एरर, फिर डबल ब्लैंक वाले भी कराऊंगी, डबल एरर भी कराऊंगी, क्लोज टेस्ट भी कराऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगी। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का सारा कलेक्शन एक साथ। प्रीलिम्स भी, मेंस भी, एसबीआई भी, आरबीआई भी, आईबीपीएस भी, नेशनल पेपर, नेशनलाइज एग्जाम के पेपर भी सारे। तो हमने शुरू किया है, सबसे पहला जो हमारा ब्रांच है वो है नेशनलाइज बैंक एंड आईबीपीएस पीओ एमटीएसओ के सारे पेपर जितनी शिफ्टों में आए हैं, फिल्टर्ड क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम आईबीपीएस आरबी के ऑफिसर स्केल 1-2 सीडब्ल्यू एग्जाम के जितने आए हुए सवाल है वो हम करने वाले हैं। इस तरीके से बड़ा सा क्वेश्चन गिवन है कि 21 से 25 रीड ईच सेंटेंस एंड टू फाइंड आउट whether there is any grammatical error or idiomatic error in it,
The error, if any, will be in one part of the sentence. If there is no error, the answer is no error. Ignore errors of punctuation, if any. तो पहला क्वेश्चन 21 से शुरू है आज की क्लास का। आप कहोगे मैम आज की क्लास में 20 क्वेश्चन, तो बेटा ये तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई क्लास शुरू हो चुकी है ना। एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो याद रह जाता ना कि चलो भाई क्लास शुरू हो गई, क्लास में आना। मुंह उठा के क्लास में नहीं आना है, कि उनके लिए है जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, हम मेहनत करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से नोटबुक लगाए। नोटबुक अगर आप लगाएंगे तो उसमें नोट्स बनाए प्रॉपर, कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मैं कैसे करूं, तो भाई फिर तो कुछ नहीं होने वाला। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो कहते हैं अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता। अगर प्रयास हो रहा है तो पूरे मन से होना चाहिए। तो बॉडी माइंड सोल सब लगा दीजिएगा अपना। तो एक नोटबुक बनानी है जिसमें वोकैब लिखते जाएं, रिवाइज करते जाएं। वोकैब की कंटेंट तक जितनी मैं सिखाती जा रही हूँ, सुबह डेली 12 बजे आपकी क्लास होगी वोकैब की, मंडे से लेके फ्राइडे तक, है ना। आपका शाम को 7 बजे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और सैटरडे संडे के अंदर मैं आपका तैयार करूंगी ग्रामर, तो वो आप लिख सकते हैं। आप सभी मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपको नंबर मैंने दे ही दिया है, 9718094212 नंबर लिखा है। इस नंबर पे आप मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, और आप फिर पीडीएफ को रिकॉर्डिंग से देख के उसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। चलेंगे अब आगे शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, द इकोनॉमी इज इवन वीकर देन इट लुक्स एट फर्स्ट साइट सिंस ऑफिशियल फिगर्स शो दैट इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब ऐसा 21 क्वेश्चन मैं पोस्टमार्टम करना सिखा रही हूँ, और जिस दिन पोस्टमार्टम करना सीख जाओगे, देखो पहले दिन दिमाग नहीं बनेगा, बट अगर आप मेरे साथ पूरा 1 महीना कंटिन्यू रहते हैं तो आपको फर्क दिखेगा पहले दिन और आपके लास्ट पूरे 1 महीना करने के बाद। और कंटिन्यू रखेंगे तो और ज्यादा आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बैठा है द इकोनॉमी। मैंने कल की क्लास में भी आपको ये पढ़ाया था। द इकोनॉमी जो है ना, वर्ड नहीं पढ़ाया द इकोनॉमी, ये पढ़ाया था कि ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से, और ये आई नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में होगा। और अगर ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है तो फिर ये हमारा थर्ड पर्सन है। आई नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, और एक है ना इकोनॉमी, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उस वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। तो उस वर्ब में एस या ईएस लग रहा है, उस वर्ब में एस या ईएस लगता है। ठीक है, अब लिखा है द इकोनॉमी इज इवन वीकर, है ना, इवन वीकर। अब यहाँ THAN आ गया। जब ये THAN दिखे तो इसका मतलब होता है से, और ये कंपैरिजन के लिए आता है। जहां पर THAN आता है इसका मतलब होता है से, और ये कंपेयर करने के लिए आता है। और कंपेयर मतलब कंपैरिजन करना, चॉकलेट से, कोचिंग से, टीचर से, बुक से, उस यूट्यूब चैनल से, इस मैम से, उस इंग्लिश से, इस तरीके से। और देन मतलब से, मतलब जहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब जो ये देन है ना, THAN, ये जो देन है हमारा, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। बोलोगे हाँ, ये दो चीजों में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देन किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। देन किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। ठीक है, अभी आपको कंजंक्शन नहीं पता, आप छोड़ दो। कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, वर्ब था, फिर अगला सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब जब देन आता है ना बेटा, कंपैरिजन की बात होती है, कंपेयर की बात होती है, तो वहां पर आपको मैं बता दूं बहुत छोटी सी चीज, पिछली क्लास में भी पढ़ाई थी, अभी भी पढ़ा देती हूँ। डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव देखो, एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तब नहीं होगी इंग्लिश। इंग्लिश तब सुधरेगी आपकी जब आप लगातार मेरे साथ कम से कम 1 महीना कंटिन्यू करते हैं, 30 क्लासेस लेते हैं, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा।
तो एक होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होती है, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो कि क्या करती है, कंपैरिजन करने का काम करती है, एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब जब जब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री तो उसमें कुछ भी नहीं लगता, बट जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसमें ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। कहोगे मैम हमेशा? हम बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बोलोगे हाँ मैम। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में ER और यहाँ पर ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, तो EST आ जाएगा। अब एक बात सोचो समझो उसके बाद बताना मुझे, ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा होगा ER नहीं लिखा होता ना, तो मोर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मोर। कभी भी आप देखिएगा तो क्या लिखा मिलेगा? मोर। या फिर आप देखेंगे मोस्ट लिखा होता है। तो अब जब आपका कोई शब्द पढ़ते वक्त एक से ज्यादा बार, आप तोड़ना नहीं चाह रहे बट आप एक साथ नहीं पढ़ पा रहे, टुकड़े हो रहे हैं उसके, तो उस केस में मोर और मोस्ट आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप इतने इंटेलिजेंट है कि एक ही बार में सीख जाएंगे। तो मैंने बोला इंटेलिजेंट। क्या इंटेलिजेंट एक साथ बोल पा रहे हो? नहीं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 3 भाग में टूट रहा है, बोलोगे हाँ। तो इंटेलिजेंट के लिए क्या आएगा? मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। या फिर क्या लिखोगी? मोस्ट इंटेलिजेंट। अब मैंने बोला हैंडसम, तो अब कितना भी हैंडसम नहीं होता, हैंडसम होता है, डी साइलेंट होता है, तो हैंडसम बोल रहे हैं। तो हैंडसम अगर आप बोल रहे हैं तो ब्रेक हो रहा है हैंडसम, हैंडसम। तो वहां पे क्या लिखते हैं? हैंडसमर नहीं, हैंडसमेस्ट नहीं, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? तो ये है फर्क। अब आप ध्यान से घूर घूर के देखो और ये समझो कि अगर देन आ रहा है तो देन के लिए कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ER आ रहा है, यहाँ पर ER आ रहा है। बोलोगे हाँ मैम ये दिख रहा है, तो यहाँ पर ER दिख रहा है, तो आपको ER नजर आना चाहिए। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, CD में ER लग रहा है ना बेटा? बोलोगे हाँ मैम। अब देन कंपैरिजन के लिए आता है, से आता है, कंपैरिजन बताता है, तो ER भी ठीक है। तो इकोनॉमी के साथ इज भी ठीक हुआ, वीकर के साथ देन भी ठीक है, इवन वीकर इतना ज्यादा ना। अब लिखा है इट। अब खुद मुझे सोच समझ के बताओ, जब हम इट की बात करेंगे तो ना ही ये आई है, ना ही यू है, ना ही वी है, तो ये सब्जेक्ट कैसा है? तो बोलोगी ये सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन कैटेगरी में हुआ। और थर्ड पर्सन क्यों? आई यू वी नहीं है, आई यू वी नहीं है, और ये एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। ऐसा करने पर इस वर्ब में एस या एस लगेगा, ऐसा करने पर इस वर्ब में एस या एस लगेगा। तो दिख रहा है ना एस? बोलोगी हाँ दिख रहा था मैम, यहाँ भी दिख रहा था। तो इसमें एस बैठा है, लुक्स में एस बैठा है। बोलोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें यहाँ तक नहीं है। अब हमें ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहां एस या एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर पहचानने के लिए मैंने आपको बातें भी बता दी। आई यू वी नहीं होगा तो थर्ड पर्सन है, एक है तो सिंगुलर है, उस वर्ब में एस या एस लग जाएगा। The economy is even weaker than it looks at first sight, है ना? At first sight मतलब एक ही नजर में। At first sight एक फ्रेज है, at first sight भी ठीक लिखा है, at first sight भी ठीक लिखा है। अब लिखा है since, जब से, since मतलब जब से ऑफिशियल फिगर्स शो हुई है ना? जब से क्या हुई है? ऑफिशियल फिगर्स शो हुई है। अब खुद सोचना समझना, ऑफिशियल फिगर्स क्या है? सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन है, आई यू भी नहीं है, बट ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है।
क्योंकि फिगर्स की बात हो रही है, और अगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसमें एस नहीं आएगा, और इसमें एस आया भी नहीं है। फिर लिखा है दैट की, है ना, ओरिजिनल फिगर जो शो हुई है, ऑफिशियली फिगर, फिर आ रहा है आपका दैट, फिर आ रहा है आपका दैट मतलब की, कंजंक्शन है। अब दैट शो करता है कि इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट हमारा नाउन है, क्योंकि एंड से पहले और एंड के बाद सेम बात होती, तो एंड के बाद नाउन है, दोनों ही नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो यहाँ पर देन आ रहा है, THAN, इसका मतलब से होता है कंपेयर करने के लिए, तो ER लगा है, ये भी ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। एक्सपेक्टेड, अब मुझे बताओ, जब दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसके लिए आर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट हो गया ना, कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया ना, दैट कंजंक्शन है ना, सेंटेंस को जोड़ रही है। दैट क्या है? कंजंक्शन है। दैट क्या है? कंजंक्शन है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ, और कैसा सब्जेक्ट? थर्ड पर्सन प्लूरल, आई नहीं, यू नहीं, वी नहीं, तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन एक नहीं दो की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके बाद प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, इज प्रेजेंट में आता है ना, तो है ना, लुक्स प्रेजेंट में आता है ना, तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, मतलब फोर्थ पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी? गलती। तो फोर्थ पार्ट में हमारी क्या होगी? गलती होगी। आई होप आपको समझ आया है। अब मैं इतना डिटेल में आपको चीजें पढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ आनी चाहिए, कहीं पे भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे जरूर पूछें। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा, जो मैं अभी बहुत धीरे स्पीड में पढ़ा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ये आपके लिए बहुत टॉपिक मजबूत होगा, और 1 बाय 1 करके ही हम वर्बल एबिलिटी के सारे टॉपिक मजबूत कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते। कोई भी एग्जाम दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब का, हर जगह ये क्वेश्चन इस तरीके के पैटर्न आता है, और आप फटाक से कर लेंगे। तो बैंकिंग स्पेशल सीरीज में बाकी लोगों को भी समझ आए। अब आपको मैं छोटी सी आज लॉजिक समझाती हूँ, फिर इस पे आऊंगी। ठीक है, जो सेंटेंस होता है ना, वो दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ही दूसरा नाम टेंस होता है, एक्टिव वॉइस का ही दूसरा नाम टेंस होता है, एक्टिव वॉइस का ही दूसरा नाम टेंस होता है। तो मैंने बोला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब आपको फर्क क्या पता चलेगा, कि कैसे पता चलेगा कि कोई एक्टिव है या पैसिव है? कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखा गया है, पैसिव में लिखा गया, अगर वो एक्टिव वॉइस है, अगर वो एक्टिव वॉइस होगा, तो आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब आपका एक्शन बता रहा होगा, ये एक्शन किसने किया, ये आगे बैठा है, और इस करने वाले को बोलते हैं डूअर। डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, और डूअर ही हमारा करता होता है, डूअर ही हमारा करता होता है, डूअर ही हमारा करता होता है। बात समझ आ रही है? तो जिसने एक्शन किया होगा वो डूअर होता है, और वो हमारा करता होता है। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आप लिखे, तो आई एम राइटिंग, तो आई एम राइटिंग या आई एम टीचिंग। तो अब यहाँ पर राइट कर कौन रहा है? आई। तो आई क्या है? डूअर है। तो अगर आपको डूअर दिख जाए, तो वो 100% आपका एक्टिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस का पहचान सबसे इजी है, बी की फैमिली के साथ वर्ब थर्ड दिख जाए, तो वो क्या होता है? पैसिव। पिछली क्लास में पढ़ा है, बी की फैमिली क्या होती है? बी होती है। बी की फैमिली क्या होती है? बीन होती है। बी की फैमिली क्या होता है? बीन होता है। बी बीन बीन। फिर क्या होता है? इज एम आर। फिर क्या होता है? आपका वॉज वर। तो बी बीन बीइंग इज एम आर वॉज वर के साथ अगर वर्ब थर्ड आ रहा है, अगर बी बीन बीइंग इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब थर्ड आ रहा है, तो वो मेरा एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस होगा। तो अगर मुझे डूअर दिख जाए तो एक्टिव, और बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो मेरा पैसिव वॉइस होता है। अब हम इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। द पॉपुलर मिसकंसेप्शन की बात हो रही है। अब मिसकंसेप्शन है ना, गलती, गलत फहमी। अब लिखा है द मिसकंसेप्शन एक है,
सब्जेक्ट तो बोलूंगी कि यहाँ पर आई नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है। और एक है तो हमारा सिंगुलर है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखता है तो वर्ब में एस या ईएस आता है, तो वर्ब में एस या ईएस भी लिखा है। दैट है ना, दैट कंजंक्शन हो सकता है, अभी पता नहीं कंजंक्शन है भी या नहीं है, बिल्कुल कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि आगे देखो फिर से, अब ये भी मैंने आपको शक्ल बताई थी कि करप्शन जो है यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्यों? आई नहीं, यू नहीं, वी नहीं, आई नहीं, यू नहीं, वी नहीं, और एक है। और इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। तो करप्शन के अकॉर्डिंग, करप्शन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगा है। करप्शन के लिए एस या ईएस वर्ब आई है, और एस दिख रहा होगा आपको कि पॉपुलर मिसकंसेप्शन इज दैट करप्शन इन स्पोर्ट्स इज, है ना, कैसा है? हार्मलेस है, हार्मलेस है ना बेटा, क्या है? हार्मलेस। अब आप वकैब पढ़ना, जो वकैब की सीरीज है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है सुबह 12 बजे वाली क्लास, और फिर उसके बाद मुझे बताना हार्मलेस से रिलेटेड मैंने एक वर्ड पढ़ाया है आपको, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि कौन बता पाएगा। तो आपका होमवर्क है, तो आपने पहले वकैब देखने पड़ेगी, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, याद होनी चाहिए वकैबलरी। जब सारी वकैब आपको मैं खुद क्लास में याद करा रही हूँ, तो आपको टेंशन क्या लेनी है, बस आपको पढ़ते जाना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आपको सीरीज अच्छी लगे तो सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हार्मलेस का सिनोनिम बताना है जो मैंने वहां पढ़ाया था, ठीक है। पूरी वीडियो देखें, एक एक चीज देखें, समझे, मेरे साथ रिपीट करें, वर्ड्स को याद करें, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फिर एज फिर कंजंक्शन है, एज फिर से हमारी कंजंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे फिर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला इट जो है, ना आई है, ना यू है, ना वी है। जब आई नहीं, यू नहीं, वी नहीं, तो ये थर्ड पर्सन है, और एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस आ रहा है, इसलिए वर्ब में एस आ रहा है। अब अ विक्टिमलेस मैंने पढ़ाया था, व का साउंड आ रहा है, तो व के अकॉर्डिंग क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड ए लेंगे, ए सही है। विक्टिमलेस क्राइम। फिर विच कैन ओवरलुक है, विच कैन ओवरलुक है। ये पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है लोगों की कि करप्शन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर जो करप्शन होता है वो हार्मलेस है ना, एज इट इज विक्टिमलेस क्राइम, क्योंकि वो विक्टिमलेस क्राइम है। विच कैन ओवरलुक, इसको इस तरीके से देखा जाता है। अब देखते नहीं है, देखा जाता है, तो सामने वाला देखेगा, तो एक्टिव होगा, पैसिव होगा। जो व्यक्ति की बात हो रही है उसके बारे में तो यहाँ पर बताया ही नहीं गया, एग्जैक्टली डूअर तो है ही नहीं, तो एक्टिव नहीं होगा, पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव नहीं होगा, पैसिव वॉइस होगा। बोलोगे हाँ मैम कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इसमें जो सामने वाला जो देखेंगे, है ना, जिनका ये नजरिया है, वो व्यक्ति तो गिवन है ही नहीं। तो इसलिए आप सबके पास आंसर आना चाहिए, आप सबके पास आंसर आना चाहिए कि फोर्थ पार्ट में गलती होगी, फोर्थ पार्ट में गलती होगी। फिर सही क्या होगा? कैन, कैन लिखा है, कैन एक मॉडल है, मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बट पैसिव बनाने के लिए बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो कैन के बाद आएगा बी, और ये वर्ब थर्ड नहीं है। कब बनेगी? जब ओवरलुक्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा कैन बी ओवरलुक्ड। आंसर क्या होगा? कैन बी ओवरलुक्ड, कैन बी ओवरलुक्ड आंसर हो जाएगा, है ना। एरर भी पता चल गया और इम्प्रूवमेंट कैसे होगी ये भी पता चल गई। आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ कंसल्टेंट, तो अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, बोलोगे हाँ मैम। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग लिखा, अकॉर्डिंग के बाद टू आ गया, तो अकॉर्डिंग के साथ टू आ गया, प्रेपोजिशन टू लाता है। अब कंसल्टेंट में क का साउंड आ रहा है, क के लिए क्या आएगा? ए आएगा, हमने पढ़ा है, तो कंसल्टेंट, ठीक है। बिग में ब बैठा है, उसके लिए भी क्या आ जाएगा? ए, तो शेयरिंग करा दी, ए है ना, जो सेम होता है उसको शेयरिंग कराते हैं। फिर लिखा हाइड्रो पावर में ह,
तो ह के लिए भी क्या आएगा ए। तो मैं बोलू अ कंसल्टेंट, अ बिग ड्रीम्स, अ हाइड्रो पावर, तो मैंने इसको क्या क्या शेयर करा है, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आर्टिकल एक दिख रहा है ना, इसका मतलब एक है कंप्लीट, कि अकॉर्डिंग टू अ कंसल्टेंट बिग डैम्स एंड हाइड्रो पावर ऑफर ग्रेट पोटेंशियल एंड कैन प्रोवाइड। तो भाई ग्रेट पोटेंशियल की बात हो रही है, क्योंकि एक है, अगर एक है तो पॉजिटिव डिग्री आती है, पढ़ाया था ग्रेट। ग्रेट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, बोलोगे हाँ मैम, है ना। ग्रेटर ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक की बात हो रही थी, एक ही बात हो रही थी। पोटेंशियल, फिर एंड लग गया, फिर एंड के बाद अगला सेंटेंस जोड़ा है कंसल्टेंट, तो हमने सब्जेक्ट हटा दिया क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू अ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग जो बिग डैम्स और हाइड्रो पावर है वो ऑफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ कंसल्टेंट सब्जेक्ट हो गया, है ना। और फिर कहता है बिग डैम्स एंड हाइड्रो पावर, तो बिग डैम्स एंड हाइड्रो पावर जो है, क्योंकि कॉमा लग गया तो अगला सेंटेंस शुरू हो गया। तो अब आप ऐसे समझे, अगर मैं इसे थोड़ा सा बताऊं तो आप इसको ऐसे समझे कि अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है और अ कंसल्टेंट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने बोला बिग डैम्स से लेकर एंड हाइड्रो पावर तक ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कैसा सब्जेक्ट है, आई नहीं, यू नहीं, वी नहीं, तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब में एस नहीं लिखा, इसलिए इसकी वर्ब में एस नहीं आया, नहीं तो इस वर्ब में क्या था, एस या ई एस आता, ठीक है। पोटेंशियल भी नाउन है ना भाई, यहाँ पर ग्रेट पोटेंशियल नाउन है, और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। अब लिखा है एंड, फिर कंसल्टेंट से ही जुड़ रहा है आगे कैन। अब कैन क्या है, मॉडल है, कैन क्या है, मॉडल है। मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, कि कंसल्टेंट डूअर है ना, करने वाला, तो पैसिव वॉइस तो होगा नहीं, हमें क्लियर है, कंसल्टेंट की बात हो रही है कि कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग जो बिग डैम और हाइड्रो पावर है वो ऑफर करते हैं ग्रेट पोटेंशियल, कैन प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट 16%, तो अबाउट प्रपोजिशन 16% ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ फिर से प्रपोजिशन, और अफ्रीकास पावर फिर से हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाय 2040, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर बाय जो है वो 2040 तक की बात हो रही है। यहाँ बाय का मतलब के द्वारा नहीं, बाय का मतलब तक, टिल नाउ, 2040 तक वो ऐसा कर सकते हैं, ये उनका अनुमान है ना। कैन मतलब उनकी कैपेसिटी है, कैन किसके लिए आता है, कैपेसिटी, क्षमता है, कि 16% अफ्रीका पावर बाय 2040, है ना, 2040 तक या 2040 से पहले, तो बाय 2040 2040 से पहले, है ना। अगर यहाँ पर पहले यहाँ लिखा है, ठीक है, तो पहले भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है, कि 2040 तक वो ऐसा कर सकते हैं, 2040 से पहले या 2040 तक, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। अब लिखा है कंपेयर्ड टू सोलर पावर, कंपेयर्ड के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है, और कंपेयर टू सोलर पावर, फिर यहाँ से फिर से सब्जेक्ट गायब कर दिया। अब देखो कहाँ कहाँ सब्जेक्ट गायब हुआ, यहाँ कैन से पहले सब्जेक्ट गायब है, क्योंकि कंसल्टेंट ही सब्जेक्ट था, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ फिर से आप चेक करेंगी तो कंपेयर्ड लिखा है, इससे पहले भी सब्जेक्ट मेरा गायब है, क्योंकि हमें पता है कंसल्टेंट है, तो कंपेयर टू सोलर पावर विच विल प्रोवाइड, अब सोलर पावर के लिए विच आ रहा है, सोलर पावर के लिए विच आ रहा है, विच किसके लिए आता है, नॉन ह्यूमन के लिए आता है, तो सोलर पावर क्या है मेरी, सोलर पावर क्या है, नॉन ह्यूमन है, इंसान की बात नहीं हो रही ना, तो नॉन ह्यूमन जहां जहां दिखता है उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, विच या दैट, विच या दैट मतलब जो, ठीक है, तो इसके लिए आ गया विच। अब सोलर पावर विच विल प्रोवाइड करेंगे, मॉडल है, मॉडल अपने मतलब की फर्स्ट टर्म लेता है, ओनली अबाउट 10%, तो सोलर पावर विच विल प्रोवाइड ओनली अबाउट 10% लगभग। तो अब बताओ जो उसका विल शेल, इसमें फ्यूचर की बात कर रहा है कि यानी करेंगे, इस हिसाब से इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, और मैंने डिटेल्ड आपको समझा भी दिया, कॉन्सेप्ट भी आपने छोटे छोटे सीख लिए, कि बाय का मतलब के द्वारा भी हो सकता है, बाय का मतलब बिफोर भी हो सकता है, बाय का मतलब टिल नाउ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
तो अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मैनी। तो जहां जहां 24 की बात होगी तो 24 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है कैसे नहीं देखते हैं। मैनी लिखा है, मैनी, जहां जहां मैनी दिखेगा, है ना, मैनी मतलब एक से ज्यादा की बात होती है। मैनी मतलब कई, मैनी का मतलब होता है कई। और जब जब मैनी आता है अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, कि ऐसा नाउन जो काउंटिंग करने पर क्या हो, प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, कुछ भी। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन में क्या लगता हो, एस या ईएस, जैसे गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स। ठीक है, एक से ज्यादा की बात कर रही। अब मैनी लिखा है, अब मैनी क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, मेरा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, द सर्विसेज ऑब्जेक्ट है। और मेरा इस मैनी के लिए ना, ये मैनी क्या है, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, तो मैनी जो है आई नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है। और एक से ज्यादा के लिए आएगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ। तो मैनी क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल। और अगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, अगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, तो प्लूरल तो हमें पता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, और कैसा है, थर्ड पर्सन है। बोलोगे हाँ। अब मैंने बोला जब ये विच लिखेंगे ना, तो ये वर जो लिखेंगे ये विच के लिए होगा, अभी पढ़ाया था। तो अब मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अब इसका जो वर्ब है ना, मैनी का, मैनी सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो कहाँ मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। बताती हूँ, ये रहा मैनी सब्जेक्ट का वर्ब। तो कोई पूछे मैनी सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, तो बोलोगे ये रहा मैनी सब्जेक्ट का वर्ब, डिलीवर्ड, ऐसे एस नहीं आ रहा। अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ाऊं, समझ रहे हो। ये द सर्विसेज जो लिखा है ये क्या है, मेरा नॉन ह्यूमन। और अभी पढ़ा है नॉन ह्यूमन के लिए क्या आता है, विच। तो इसलिए हमारा क्या रहा है, विच। और सर्विसेज एक से ज्यादा है तो विच भी मेरा एक से ज्यादा होगा, क्योंकि सर्विसेज एक बार आ गया नाउन तो दोबारा नाउन नहीं आता। मैंने अपना नाम अलीशा लिख लिया, दोबारा नहीं लिख सकती ना। तो सर्विसेज एक बार आ गया नाउन तो दोबारा नहीं आएगा। तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई प्रोनाउन आता है, तो यहाँ विच एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा था ना अभी कि नॉन ह्यूमन के लिए विच आता है। मैं पढ़ाऊंगी आपको रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक, रेपिड कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर की सीरीज को जरूर देखिएगा। तो नॉन ह्यूमन के लिए जो विच हमने बोला या दैट हमने बोला, तो ये एक तरीके का रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है सर्विसेज को, सर्विसेज के लिए, सर्विसेज की हिंदी है जो, है ना, सर्विसेज को बता रहा है जो। तो ये मेरा उस नाउन को क्या करके आ रहा है, रिप्लेस करके आ रहा है। तो ये प्रोनाउन तो है बट उसके रिलेशन में आ रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब विच को तो मैं देख के बता ही नहीं पाऊंगी सिंगुलर है प्लूरल। तो विच किसके लिए आया है, सर्विसेज के लिए आया है। तो अगर विच सर्विसेज के लिए आया है और सर्विसेज मेरा प्लूरल है तो मेरा विच भी प्लूरल है, तो उसमें एस तो नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो वर्ब में एस भी नहीं लगा वंस। कि मैनी ऑफ द सर्विसेज, कई सर्विसेज में विच वर वंस एक बार डिलीवर्ड होती है, तो डिलीवर्ड के साथ ऑन नहीं आता, डिलीवर्ड के साथ ऑन नहीं आता, इसका मतलब सेकंड पार्ट में ही एरर है। तो डिलीवर के साथ क्या आता है फिर, तो डिलीवर के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, डिलीवर जब भी आएगा, डिलीवर जब भी आता है अपने साथ बाय प्रपोजिशन कैरी करता है। तो जहां जहां आपको डिलीवर्ड दिखता है वहां वहां आप बाय लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा, आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रपोजिशन बेस्ड एरर था, डिलीवर्ड अपने साथ बाय प्रपोजिशन कैरी करता है। तो डिलीवर्ड बाय ब्रांचेस, है ना, बाय ब्रांचेस, बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रही है, तो डिलीवर्ड बाय ब्रांचेस सच एज, अब लिखा है सच एज, ऐसे कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स और पर्सनल लोन्स। तो या तो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स है
या पर्सनल लोन्स है, दोनों में से एक चीज ट्रांसफर करता है। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स भी प्लूरल है, थर्ड पर्सन, और पर्सनल लोन्स भी प्लूरल है, इसलिए वर्ब आर आ रहा है, एस नहीं आ रहा। नाउ बीइंग ऑफर्ड, किए जा रहे हैं, पैसिव वॉइस है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। यहाँ बी की फैमिली है, वहां थर्ड फॉर्म है, यहाँ बी की फैमिली है, यहाँ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बाय किसके द्वारा, न्यू जनरेशन फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी फर्म्स। तो मैनी ऑफ द सर्विसेज, कई ऐसी सर्विसेज हैं विच वर वंस डिलीवर्ड, जो एक बार डिलीवर कर दी जाती थी, है ना, बाय ब्रांचेस सच एज इंटरनेशनल ट्रांसफर्स और पर्सनल लोन्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड किए जा रहे हैं न्यू जनरेशन को फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी फर्म्स से के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ सिस्टम, अब अ सिस्टम लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अ सिस्टम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अ सिस्टम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्योंकि मैम अब तो इतनी बढ़िया से याद हो गया ना, फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया, सेकंड पार्ट में पढ़ाया, अब तो बिल्कुल याद है। तो अ सिस्टम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। ऑफ आप सबको पता है प्रेपोजिशन है, ये बात भी याद हो गई कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना, ये हमारा क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ, क्या अ सिस्टम सब्जेक्ट जो है, इसका वर्ब क्या ये है, बोलोगे नहीं, इसका वर्ब, अ सिस्टम का वर्ब ये रहा है ना, अ सिस्टम का जो वर्ब है वो ये है बेटा। बोलोगे फिर ये दैट क्या है, तो बोलोगे ये जो दैट है ना, ये जो दैट हमारा आया है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर दैट की हिंदी की नहीं आ रही, यहाँ दैट की हिंदी क्या आ रही है, जो। और दैट के बाद अगर हम चेक करें, तो दैट के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है डायरेक्ट। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, है ना, ये आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब है, सब्जेक्ट नंबर सेकंड है और ये वर्ब नंबर सेकंड है। जबकि अगर दैट सेंटेंस को जोड़ता तो की होता, जो कि एक कंजंक्शन होता, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होता, और वहां क्या होता, दैट होता, बट दैट के बाद एक नया सेंटेंस होता। मतलब क्या, कि पहले सब्जेक्ट आता और फिर वर्ब आती। तो यहाँ दैट के बाद क्या है, सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ दैट के बाद क्या है, डायरेक्ट वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, तो उसका मतलब की है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और अगर दैट का मतलब जो है, तो वहां पे सब्जेक्ट गायब होगा, वर्ब होगा। तो अब मुझे खुद बताओ कि ये वाला केस है, ये वाला केस है, बोलोगे दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि कंजंक्शन, इस वाले केस में दैट। ठीक है जी। अब हमने बोला दैट, अब दैट से तो पता ही नहीं चल रहा कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपने चेक किया, यहाँ लिखा था ना दैट से पहले, तो किसके लिए आया, किसके लिए आया, तो आप साफ साफ कहोगी ये मैम आया है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आया है ना, यहाँ लिखा ना सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है कि एक सिस्टम ऑफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये पूरा जो है प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, आई नहीं, यू नहीं, वी नहीं, तो थर्ड पर्सन, और एक नहीं है तो प्लूरल है, तो दैट ही प्लूरल होगा। तो इसलिए उसमें वर्ब में एस या ईएस भी नहीं लगी। और ये पैसिव वॉइस है, इसलिए इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए इज एम आर के बाद, है ना, यहाँ पे देखो बी की फैमिली इज एम आर, और ये लिंक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और लिंक अपने बाद टू प्रपोजिशन कैरी करता है, लिंक्ड अपने बाद टू प्रपोजिशन कैरी करता है, और टू एज नॉट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आराम से हम तसल्ली से पढ़ें, तो हमारी गलती कहाँ कहाँ पर होगी मैम, कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर टू लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, टू लिखा है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, तो ये तो गलत हो गया।
तो ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आराम से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं। हाँ मैम, समझ आया। तो लिंक के बाद टू, अब लिंक टू किससे लिंक टू कनेक्ट कर रहा है, ये तो है ही नहीं, या तो टू होना ही नहीं चाहिए था। बोलोगे बिल्कुल सही बात है मैम, यहाँ पे तो टू होना ही नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि लिंक्ड एज, है ना, दैट आर लिंक्ड टू एज, नहीं, टू एज गलत है, दैट आर लिंक्ड एज नॉट परफॉर्मेंस हैव कॉज्ड। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, हैव कॉज्ड मैनी, और मैनी जब आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। तो जैपनीज फॉर्म्स लिखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन पढ़ा था हमने, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जिस नाउन में क्या लगे, ऐसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, क्या लिखा है, फॉर्म्स। और फिर लिखा है टू फेल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू फेल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ गलती है ये चीज समझें। बट मैंने कहा लिंक के बाद टू आता है, तो ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि लिंक्ड एज तो बन नहीं रहा, तो लिंक्ड टू एज नहीं होना चाहिए, लिंक्ड एज होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, है ना। तो लिखा है यहाँ पर लिंक्ड के बाद तो टू ही आता है, तो यहाँ हम लिख भी लेते हैं सो दैट कि हमें याद रहे, लिंक्ड के बाद तो टू आएगा ही आएगा, अगर वो हटाऊंगी तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। तो लिंक्ड अपने साथ टू प्रपोजिशन कैरी करेगा। तो लिखा है अ सिस्टम ऑफ सिक्योर अनएम्प्लॉयमेंट, तो सिस्टम सब्जेक्ट था, ऑफ प्रपोजिशन था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस। और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड अप्रेजल जो ये था, इसके अकॉर्डिंग दैट आया, तो ये हमारे प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब कैसी है, एस नहीं आ रही, है ना, क्योंकि एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, हमने पढ़ा है वर्ब में एस जो लगता है, तो वर्ब एस नहीं आनी चाहिए, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस आता है, अदरवाइज नहीं। और आर बी की फैमिली है, लिंक्ड हो गया, और लिंक्ड के बाद टू प्रपोजिशन आती है, तो ठीक लिखा है। यहाँ तो गड़बड़ी नहीं दिख रही यार, फिर क्या करूं मैं, पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार, दैट के बाद टू, ठीक है। फिर लिखा है टू एज, लिंक्ड टू एज नॉट परफॉर्मेंस, है ना, उनका डाटा लिंक्ड, जिस लिंक किया जाता है उनकी एज से, ना कि उनकी परफॉर्मेंस से। हैव कॉज मैनी जैपनीज फर्म्स, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो जैपनीज फर्म्स आता है। तो यहाँ टू फेल नहीं होना चाहिए था, है ना, मैनी जैपनीज फर्म्स फेल, इसकी वजह से काफी सारी जैपनीज फर्म्स क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो यहाँ फोर्थ पार्ट में एरर है, और यहाँ पे टू की बात नहीं होगी, तो यहाँ टू नहीं आना चाहिए था। तो लिखा है अ सिस्टम ऑफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट आर लिंक्ड टू एज नॉट परफॉर्मेंस, और टू पहले आ चुका है तो टू दोबारा क्यों लेंगे, सिंपल सी बात है। तो टू एज नॉट परफॉर्मेंस हैव कॉज्ड मैनी जापानीज फर्म्स फेल, जिसकी वजह से कई जापानीज फर्म्स क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं। तो टू फेल, फेल होने की बात नहीं हो रही थी, है ना, तो फेल हो गई है, तो वहां टू तो आएगा नहीं। टू कब लगता है, जब ना का साउंड आता है, टू तभी लगता है बेटा, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, पढ़ना लिखना, जब ना का साउंड आता है तब टू प्लस वी1 लगाते हैं, और अगर ना का साउंड नहीं आता तो टू नहीं लगाते। जैसे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, समझाना है, समझना है, गुस्सा होना है, रूठना है, मनाना है, तब इसे इंग्लिश में बोलती हूँ गो, टू गो, जाने की इंग्लिश टू गो होती है। इसलिए मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, जाने की इंग्लिश टू गो होती है, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, मगर इंग्लिश जो होती है वो टू गो होती है। तो अगर मैं पूछूं अगली बार से जाने की इंग्लिश क्या होगी, तो बोलोगे टू गो, आने की इंग्लिश टू कम, बैठने की टू सिट, खड़े होने की टू स्टैंड, लिखने की टू राइट, पढ़ने की टू रीड। समझ आई बात, आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ फेल होने की बात नहीं हो रही थी, है ना, यहाँ क्या बात हो रही है, ना साउंड नहीं आ रहा है कि सिस्टम ऑफ सिक्योर, एक ऐसा सिस्टम जहाँ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है और परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है, जॉब है, वो सिक्योर है, आपको परफॉर्मेंस के बेस पे आपको अप्रेजल मिलेगा, दैट आर लिंक्ड, जो कनेक्टेड है टू एज, दैट आर लिंक्ड टू एज, वह उम्र से है, नॉट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से नहीं है, और हैव कॉज्ड मेनी जापानीज फर्म्स फेल, और जिसकी वजह से कई जापानीज फर्म फेल हो गई है।
है ना, मतलब अभी प्रेजेंट में भी फेल हो गई है। कब हुई फेल, ये तो कंफर्मेशन है ही नहीं, तो इसकी वजह से कहीं फेल हो गई है, तो यहाँ पर न का साउंड नहीं आ रहा, इसलिए टू मैंने हटा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपना, एक सेकंड दीजिएगा। तो देखिए हमारा IBPS बैंक PMT CWE प्रीलिम्स एग्जाम है। तो अगला हमारा जो है, तो डायरेक्शन है 26 to 30 रीड ईच सेंटेंस एंड नीड टू फाइंड आउट वेदर देयर इज ग्रामेटिकल एरर। वही चीज है कि ग्रामर एरर है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करें, नहीं तो आप हटा दें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो मैनी लिखा है। अब सबके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, हर एक बच्चे को ये बात पता है कि मैनी आ रहा है तो क्या लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लिखा है, SEIS। तो मैनी जहां जहां आता है वहां प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जहां SEIS लगता है। अब मैनी सिटीजन्स जो है, अगर आप इसको पूरा देखें तो मैनी सिटीजन्स को देखें तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, रियलाइज होनी चाहिए कि जहां जहां मैनी सिटीजन्स आएगा मैम, तो फिर ये थर्ड पर्सन हुआ, क्योंकि IUV नहीं है और ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो वर्ब में SES नहीं आएगी। इसलिए आप देखो वर्ब में SES भी नहीं आया, वर्ब में SES भी नहीं आया। और इजम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, इजम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है ना। अगर वो पैसिव वॉइस होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता, तो ग्रेविटेटिंग हो गया किसकी तरफ, टुवर्ड्स, है ना, प्रपोजिशन हो गया। द नेशन सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट बैठा ना, सेकेंड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या है, तब बोलोगे जो लार्जेस्ट है वो हमारी है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे पता चली, क्योंकि EST लग रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए द आता है, तो यहाँ पे द भी ठीक है, ठीक है। तो नेशन का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, बिकॉज, क्योंकि, तो बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, और सेंटेंस क्या होता है, जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट खुद का वर्ब होता है। तो इट जैसे आपने देखा, तो इट आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर ये IUV नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है, और इट एक के लिए आता है, ये के लिए आता है, तो ये सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में SEIS आना चाहिए था, ऑफर नहीं, ऑफर्स होना चाहिए, वर्ब में SEIS आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी थर्ड पार्ट में गलती है ना। एम्पल जॉब्स, एम्पल मतलब मैनी होता है, जहां जहां एम्पल लिखा मिले इसका मतलब समझ जाना मैनी होता है ना, मैनी, ठीक है। एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज आया है, इसलिए एम्पल जॉब, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैनी आ रहा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। बात समझे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन 27 कहता है मोस्ट अफ्रीकन। अब मैंने आपको पढ़े मोस्ट मतलब ज्यादातर, मोस्ट मतलब ज्यादातर, तो मोस्ट अफ्रीकन नेशंस जो हैं, मोस्ट अफ्रीकन नेशंस, नेशंस है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, गर्ल्स ज्यादा होता है, बॉयज ज्यादा होता है, टेबल्स ज्यादा होती है, टीचर्स ज्यादा होते हैं, तो ये थर्ड पर्सन, क्योंकि SES लग रहा है ना, बॉयज गर्ल्स टीचर्स, तो थर्ड पर्सन कैसे है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, नेशंस की बात हो रही है, तो वर्ब में SES नहीं आएगा। तो लिखा है लार्जली, बड़े लेवल पर, तो मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली, है ना। अब यहाँ लिखा है शील्डेड फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस बाय चाइनाज इनसेटिएबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन बातें जो हमें सीखनी है, चलिए देखते हैं। तो आज इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज,
कि मोस्ट अफ्रीकन नेशंस है तो वर आ गया, लार्जली आ गया। अब शील्डेड लिखा है ना बेटा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सो शील्डेड फ्रॉम द 2008 लिखा है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस लिखा है। तो एक बात बता दूं, जहां जहां पर शील्डेड लिखा है ना, तो वर्ड होता है शील्डेड समथिंग, शील्डेड समथिंग है ना, मतलब अगेंस्ट समथिंग। तो शील्डेड लिखा है, तो यहाँ पर जो है ये क्या होना चाहिए था, अगेंस्ट। तो शील्डेड अगेंस्ट होना चाहिए। तो सोचो कितनी सारी प्रपोजिशन ऐसे सीखने को मिलेगी। तो फ्रॉम नहीं आना चाहिए, अगेंस्ट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा लिख देंगे आगे। ये सही यूजेस होना चाहिए था। अब दूसरी बात, इसका मतलब कि मैम क्या होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ पे भी शील्डेड अगेंस्ट और समथिंग कुछ भी लिखा हो, क्या हो जाएगा, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। मैंने लिखा शील्डेड नहीं, शील्ड होना चाहिए, पास्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो शील्ड है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगेंस्ट प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह मैंने लिख दिया समथिंग। कुछ भी लगा दो, समथिंग मतलब कुछ भी, कोई भी वर्ड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए मैं गैप छोड़ देती हूँ, यहाँ पे कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। तो शील्ड अगेंस्ट समथिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको हर एक के नोट्स भी बनवा रही हूँ ना प्रॉपर, ताकि आपको पता रहे। तो इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, शील्ड बना लेना है ना, अपना कवच बनाना, फ्रॉम डेंजर, खतरे से, जो कुछ बुरा होने वाला हो उससे अपने आप को क्या करना, प्रोटेक्ट करना बेसिकली। अगर हम पढ़े तो लिखा है मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली शील्डेड, के बाद कभी भी फ्रॉम जो है वो हमें नहीं लिखना है, हमें हमेशा क्या लिखना है, अगेंस्ट लिखना है। और अगेंस्ट क्या है, प्रपोजिशन। तो शील्डेड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ शील्ड बनाते हो, किसी के आप लड़ना चाहते हो, किसी के अगेंस्ट में होते हो, कि कोई आपको है ना खतरा हो किसी से, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस बोलोगे, हाँ मैम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब लिखा है बाय चाइनास इनसेटिएबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। इतना अच्छा वर्ड लिखा है, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब होता है जिसका लालच कभी खत्म ही नहीं होता, जिसका लालच कभी खत्म ही नहीं होता, उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। तो इनसेटिएबल का मतलब क्या हो गया बेटा, है ना, इनसेटिएबल का मतलब क्या हो गया, बताओ। जो कि ग्रीडी हो, जो लालची हो, जिसका कभी लालच खत्म ही ना हो। तो इनसेटिएबल मतलब दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अब जो सेटिस्फाइड नहीं है, दैट कांट बी सेटिस्फाइड, जो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। मतलब वो कैसा व्यक्ति हुआ, लालची, वो कैसा व्यक्ति हुआ, ग्रीडी, बोलोगे हाँ। तो इनसेटिएबल का मतलब ग्रीडी होगा। तो जहां जहां पर हम एक सेकंड दीजिएगा, तो मैं बोल सकती हूँ इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है, ग्रीडी होता है। इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है, ग्रीडी। चलो आपका एक और होमवर्क है, पहला वर्ड तो मैं दे चुकी हूँ आपको, हार्मलेस, और दूसरा वर्ड है इनसेटिएबल। तो इसको भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया जरूर है। वोकैब की क्लास 12 बजे सुबह आप देखिएगा, तो उस पार्ट 1 के अंदर मैंने पढ़ाया है। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, इंग्लिश विद अलीशा मैम को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो उस वोकैब की क्लास के अंदर मैंने आपको ग्रीडी भी पढ़ाया है। तो ग्रीडी से रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरा मैंने पढ़ाया था हार्मलेस, तो जहां जहां आपको हार्मलेस वर्ड दिखे वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इनसेटिएबल का मतलब होता है ग्रीडी, तो वी कैन रिप्लेस, है ना, ग्रीडी, ग्रीडी को रिप्लेस कर सकते हैं इनसेटिएबल से। तो ऐसी डिमांड जो कभी खत्म ही ना हो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली शील्डेड, था ना,
अगेंस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके खिलाफ क्या बनाते हैं, शील्ड बनाते हैं। अब बनाई थी, कब बनाई थी, कौन से ईयर में बनाई, ये नहीं बोला, बट ये बोला शील्ड द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस बाय चाइना इनसेटिएबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। और यहाँ पर मुझे पता चला डिमांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब यहाँ डिमांड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट में हो रहा है ना। अब आप बोलेंगे शील्डेड। अब जब जब हम बात करते हैं शील्ड की, तो शील्ड का मतलब क्या होता है, शील्ड का मतलब क्या होता है तो हम सब जानते हैं। तो शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो जो शील्ड होगा वो शील्डेड हो जाता है, शील्डिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा इनसेटिएबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस लिखा था। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर है, तो यहाँ के मोस्ट अफ्रीकन नेशंस वर लार्जली शील्डेड नहीं होगा, है ना, यह होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है, उसका रीजन है कि 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ वो तो ठीक है, बट यहाँ वॉजवर बैठा था, ये तो देखा ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं कि जब भाई वॉजवर बैठा होता है तो ये बी की फैमिली है, और बी की फैमिली तो अपने बाद थर्ड फॉर्म में लेती है। तो यहाँ शील्डेड तो ठीक लिखा था, तो यहाँ पर भाई शील्डेड तो आएगा, है ना, शील्डेड आना चाहिए। शील्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी क्योंकि ये बी की फैमिली है, और बी की फैमिली अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अगेंस्ट वाली गलती थी, फ्रॉम नहीं, अगेंस्ट होगा, मतलब सेकंड पार्ट में एरर है। अब आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की 26 हमने कर लिया है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 27 भी हमने कर लिया है। 28 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन इसे बता पाएगा फट से। तो लिखा है स्केप्टिक्स वरीज। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और होना नहीं चाहिए। अगर मैं ये कहूं स्केप्टिक क्या होता है, पहले तो ये जानना है। सबसे पहले अब देखो, मैं जितनी वकाब आती है, जो प्रपोजिशन आती है, मैं आपको सब पढ़ाती हूँ, पढ़ाती हूँ नहीं पढ़ाती, है ना, पढ़ाती हूँ, बोलो क्यों पढ़ाती हूँ, उसका रीजन है ताकि आपको एक एक बात समझ जाए, कोई आपके मन में डाउट ना रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं, है ना, डाउट करता हो, डाउटफुल हो, जो उसको बोलते हैं ना स्केप्टिक, शक्की पति, शक्की पति स्केप्टिक्स। तो अब मैं कहूंगी या तो आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते स्केप्टिक। अगर आप स्केप्टिक लिख रहे हैं तो आप फिर लिख ले वरीज, क्योंकि आपने इसको क्या मान लिया, थर्ड पर्सन तो है पर थर्ड पर्सन सिंगुलर मान लिया। तो आप यहाँ पे वरीज लिख लें, वर्ब में एस आएगा। बट अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे और आपने ऐसे लिखा स्केप्टिक्स, तो फिर आप वरीज मत लिखें, फिर आप वरी लिखें। फिर आपने इसको क्या मान लिया, थर्ड पर्सन, आई भी नहीं, और एक से ज्यादा तो प्लूरल, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना ले, एस मत लिखे। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तभी वर्ब में एस आता है। अब यहाँ पे लिखा है फिर लिखा है दैट कंजंक्शन है। हमने दैट के बारे में पढ़ा है, कैसे पता चला दैट कंजंक्शन है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कि दैट कंजंक्शन क्यों है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब कि मैम अगर दैट के बाद वर्ब होता तो रिलेटिव प्रोनाउन होता, और दैट के बाद वर्ब नहीं है तो ये कंजंक्शन है। और द डेविल्यूशन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। द कंट्रीज करेंसी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं, हमने पढ़ाई की है मैम, आपने पढ़ाया था कि द डेविल्यूशन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई यू भी नहीं है तो थर्ड पर्सन, और एक है तो सिंगुलर।
तो उसके लिए वर्ब में एस लग रहा है, उसके लिए वर्ब में एस लग रहा है ना। और अ डिस्परेट मूव, तो यहाँ पे डिस्परेट में ड का साउंड आ रहा है और ड के लिए एक आ रहा है, अ मूव। और डिस्परेट टू बेल आउट, बेल आउट करने के लिए स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स। तो इसका मतलब हमारा यहीं पे पहले पार्ट पे गलती थी, जो मैंने आपको फिर भी पूरा पार्ट पढ़ा दिया और कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिख भी दिया है। तब आपको दिमाग में रखना है, जब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होगी, जब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होगी, जो आई ना हो, यू ना हो, वी ना हो, थर्ड पर्सन और एक हो तो सिंगुलर, तो वो अपने साथ वर्ब में एस या एस कैरी करेगा केवल। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। कंज्यूमर्स लिखा है, कंज्यूमर्स 29 में बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स लिखा है, तो ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन तो है, आईयूवी नहीं है, और एक से ज्यादा है तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो वर्ब में एस नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। बीन एनकरेज्ड, कंज्यूमर्स आर, अगर आर आ गया तो फिर बीन क्यों लिख रहे हो? फिर बीन के बाद एनकरेज पैसिव वॉइस, टू टेक एडवांटेज ऑफ, याद रखिएगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ पूरा फ्रेज है। द लोअर इंटरेस्ट रेट, ये भी ठीक लिखा है, गलती ढूंढनी है ना हमें, ढूंढने की क्या दिक्कत है। अब यहाँ की कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज, कंज्यूमर को एनकरेज कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति करेगा ना, सामने वाला, खुद तो होगा नहीं कंज्यूमर एनकरेज, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस होगा। बोलो हाँ, बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर होना चाहिए था, कैसे बनाएंगे हम, कंज्यूमर्स के साथ आर नहीं लगेगा, हैव आना चाहिए। तो कंज्यूमर्स हैव कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज्ड, हैज है, और उसके बाद बीन है, और फिर वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म है। दो जगह तो गलती नहीं होगी कि हैज देके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ आता है, मैंने पढ़ाया था, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है हैज के साथ थर्ड फॉर्म, बट बीन आने से पैसिव वॉइस बन गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था ना अपने, हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो वहाँ हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म थी, और हैजअप के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट करता है जो काम पास्ट में हुआ था और जिसका रिलेशन प्रेजेंट से हो, प्रेजेंट में, है ना, वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे साथ परफेक्शन सीरीज जो मैं शुरू कर रही हूँ इस सैटरडे से, वो जरूर ज्वाइन करें। शाम 7 बजे आपकी बहुत 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 हेल्प होगी। आपका बेस नहीं है ना, अगर जीरो लेवल कुछ भी नहीं आता तो वहां से शुरू करें, जीरो लेवल से शुरू कराऊंगी जिनको दिक्कत है, और जिनका बेस है वो ये वाली सीरीज कंटिन्यू रखी। बेस बनाने के बाद वापस पढ़ना तो सारा कुछ समझ आएगा। तो बात समझ आ गई। तो कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन नहीं, कंज्यूमर्स हैव कॉन्स्टेंटली बीन एनकरेज टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट, कि उनको वो क्या करे, एनकरेज कर रहे हैं कि उसका फायदा उठाए, लाभ ले, बेनिफिट ले लोअर इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है। तो इसमें किस पार्ट में गलती है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में गलती है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज। जैसे मैंने पढ़ा एमर्जिंग इकोनॉमीज, तो मेरे दिमाग में आया ये सब्जेक्ट तो है, और ये आईयू भी नहीं है तो थर्ड पर्सन है, और इकोनॉमीज है तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, वर्ब में एस नहीं आएगा। और एग्जाम मार्क के बाद फर्स्ट ऑफ प्लस आईएनजी है, तो एक्टिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस है। ये डोमिनेट कौन कर रहा है ना, डोमिनेट कर रहा है एमर्जिंग इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज आर डोमिनेटिंग द न्यूज, डोमिनेट कर रही है उस न्यूज को, बट फॉर, है ना, ऑल द रॉन्ग रीजंस। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात है, बहुत सारे लोगों को बट फॉर का मतलब नहीं पता और लोग गलती इसमें निकाल देंगे, हालांकि इस पार्ट में नो एरर है, कोई गलती नहीं है। क्यों? जो बट फॉर है ना, ले, वैसे तो बट का मतलब अगर मैं समझाऊं
तो बट का मतलब तो लेकिन होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए, बट यहाँ बट फॉर का मतलब लेकिन के लिए नहीं है, यहाँ बट फॉर का मतलब है विदाउट, के बिना, विदाउट मतलब के बिना। तो बिना किसी गलत कारण की वजह से एमर्जिंग इकोनॉमीज क्या कर रही है ना, विदाउट ऑल द रॉन्ग रीजंस, बिना गलत रीजन के, गलत करके, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। तो ये लिखा है एमर्जिंग इकोनॉमीज आर डोमिनेटिंग द न्यूज बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो इस सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं। अब फिर से ये नई शिफ्ट है हमारी, वो पहले मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी ना, इसमें हमने सारी शिफ्ट मैंने कराई है। तो अब लिखा है 31 to 35 रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली ना, मेरे साथ जो मैं चला रही हूँ मास्टर सीरीज, जैसे पहले एरर की, फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट की, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, फिर क्लोज टेस्ट की, फिर वोकैब की, फिर डबल एरर की, आप देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैच द कॉलम सब। तो डायरेक्शन है 31 to 35 रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज, और आप जब देयर इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, एरर, एरर बताना है, और नहीं है तो नो एरर बताना है, पंक्चुएशन की गलती मानी नहीं जाएगी। अब सुनो मेरी बात, जब आप इतने तरीके से पढ़ोगे ना और सारी चीजें करेक्ट करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको मजा आएगा पढ़ के, आपको लगेगा वाक्य में यार ऐसे पढ़ना चाहिए, और ऐसे पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना अपना बेस्ट दे पाऊँ, और आप मेरे को और सपोर्ट करेंगे तो और बढ़िया चीजें होंगी। जितना ज्यादा हमारी फैमिली बड़ी होगी, आपके लिए आई प्रॉमिस कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और चीजें करूंगी। और आपको सच में अगर इस सेशन से कुछ भी फायदा मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स लिखा है, फटाफट से करते हैं, जल्दी 10 क्वेश्चन वैसे कर लेना, फटाफट से करते हैं, कुछ नया होगा तो मैं धीरे कर लूंगा आंसर। स्टूडेंट्स लिखा है, सब्जेक्ट है, IUV नहीं है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अब स्टूडेंट्स क्या है, ह्यूमन है। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा था ना, नॉन ह्यूमन के लिए क्या आता है, दैट या विच। नॉन ह्यूमन के लिए क्या आता है, दैट या विच। नॉन ह्यूमन में चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए ही क्या आता है, विच या दैट, विच या फिर दैट। पर जब ह्यूमन की बात होती है, जब ह्यूमन की बात होती है, तो वहां पर सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए, तो जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए आता है हु, इसका मतलब सबका मतलब जो ही होता है। और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आता है हूम, जिससे। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, थर्ड पर्सन, तो वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, वर्ब में ऐसी नहीं आएगा, है ना। नॉट मेकिंग, तो ड्रेड मतलब डराना होता है ना, फियर। तो स्टूडेंट हु ड्रेड नॉट मेकिंग इट टू स्कूल बिफोर टाइम 6:55 असेंबली। जो लोग है ना नहीं पहुंचेंगे कहाँ पर भाई, असेंबली में। एक सेकंड देखो, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आया था। ठीक है, अब लिखा स्टूडेंट्स हु ड्रेड, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, हुम, दैट। ठीक है, तो हु ड्रेड नॉट मेकिंग, अब यहाँ पर इज एम आर तो नहीं लिखा, जबकि लिखना चाहिए था। अब फिर भी गलती नहीं मानी जाएगी, क्यों, हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट मिले और वर्ब मिले, तो वो हम सेंटेंस को कंसीडर में कर लेते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसमें कंसीडर कर लेते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस में। बट जब मेरे को सब्जेक्ट हो मगर वो वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब हटा दे, सब्जेक्ट हटा दे, तो वो एक तरीके का फ्रेज बन जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब हटा दे तो एक तरीके का फ्रेज बन जाता है सब्जेक्ट हटाने पर। तो यहाँ पर भी एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, नॉट मेकिंग
जो कि एम्फेसाइज कर रहा है कि ड्रेड नॉट मेकिंग इट टू स्कूल, जबकि यहाँ पे हु के बाद क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, कि स्टूडेंट्स हु आर ड्रेड नॉट मेकिंग, है ना, बट नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आर नॉट मेकिंग इट टू स्कूल बिफोर टाइम 6:55 AM assembly may have find it comforting that a scientist wants to prove that schools deprive children of much needed sleep by starting early। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बड़े ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स लिखा है, तो इस स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट का वर्क तो नहीं होगा, स्टूडेंट का वर्क तो आगे होगा। बोलोगे हाँ स्टूडेंट का वर्क है ये रहा में, स्टूडेंट का वर्क कह रहे हो ये रहा में, और ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो अ साइंटिस्ट लिखा है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वांट्स में एस आ गया। बोलोगे हाँ, फिर आप चेक करो, यहाँ लिखा है टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप एक चीज चेक करना जो मैं चेक कराना चाहती थी, यहाँ दैट कंजंक्शन है क्योंकि सब्जेक्ट भी आ रहा है वर्ब भी आ रहा है। यहाँ दैट क्या है, दैट स्कूल्स डिप्राइव, तो फिर से हमारा कंजंक्शन है। अब आप चेक करो, आपका जो स्कूल्स है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब में एस नहीं लग रहा है ना, डिप्राइव। अब डिप्राइव जब जब आता है तो अपने साथ ऑफ लेता है, जहां जहां डिप्राइव देखोगे हमेशा समझना डिप्राइव अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन कैरी करता है। स्कूल डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ मच नीडेड स्लीप, ज्यादा जरूरत होती है बाय स्टार्टिंग अर्ली, कि सुबह जल्दी उठने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए उनको ज्यादा नींद की जरूरत होती है ना, टू प्रूव दैट स्कूल डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी इसमें गलतियां हैं, बट मैं आपको जितनी चीजें समझा रही हूँ अगर आपको उतनी चीज समझ आई तो आपको समझ आएगा। तो डिप्राइव का मतलब बेसिकली क्या होता है, टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम हैविंग समथिंग, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समबडी, किसी से कोई चीज ले लेना, डिप्राइव कर लेना, छीन लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट हु ड्रेड नॉट मेकिंग इट टू स्कूल बिफोर 6:55 असेंबली, 6:55 पे नॉट मेकिंग बनाते नहीं है, उठते नहीं है ना, उनको डर है और फिर स्कूल के लिए उठते नहीं है। मे हैव फाइंड इट कंफर्टिंग दैट अ साइंटिस्ट वांट्स, साइंटिस्ट चाहते प्रूव दैट स्कूल्स डिप्राइव ऑफ, छीन लेते हैं उनकी ज्यादा स्लीप जरूरत, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। अब इस 31 में क्या गलती हुई, इस 31 में क्या गलती होगी ये बताना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर है ना फ्रेज के रूप में यूज किया, वर्ब हटा दिया है ना, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है मुझे। तो मैं क्या गलती निकालूंगी यहाँ पर, तो मैं कहूंगी उस हिसाब से तुमने सारा चीज चेक किया सही है, बस यहाँ हैव नहीं आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, पैसिव वॉइस नहीं है, ना ही हमारा मॉडल का परफेक्ट आ रहा है। तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव तो आता ही नहीं। मे क्या है, मॉडल है, और मॉडल अपने बाद क्या लेता है, पैसिव वॉइस में तो बी के साथ फैमिली थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस होता है तो मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव नहीं आना चाहिए, तो फाइंड, ठीक है। तो मे फाइंड, तो स्टूडेंट हु ड्रेड नॉट मेकिंग इट टू स्कूल बिफोर 6:55 AM assembly may find it comforting that a scientist wants। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है इट कंफर्टिंग, कॉमा आना चाहिए था, वो सब गलती है, अदरवाइज तो ठीक लिखा है। तो अब किस पार्ट में गलती हुई, तो यहाँ पर आपको समझ आता है कि मैम सेकंड पार्ट में आंसर है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट मेरे स्टूडेंट्स करेंगे क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं मेरी तरह। 32 क्वेश्चन की बात करें, कैसे करेंगे मैम, लिखा वाइल कंजंक्शन है ना, द रियल एस्टेट मार्केट लिखा है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसमें हैज आ रहा है। बोलोगे हाँ मैम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो हैज है आ रहा है, और पैसिव वॉइस बनेगा, बीइंग थोड़ी आता है, क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। अगर पैसिव बन रहा है तो नहीं बन रहा तो हटा देंगे। बीइंग स्टेबल, कि वाइल रियल एस्टेट मार्केट हैज बीन स्टेबल हो गई है, इट्स टाइम टू परचेज प्रॉपर्टी नाउ, अब प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय है, एंड एंजॉय द बेनिफिट्स, और एंजॉय उठाने का, बेनिफिट उठाने का। एंड जब आता है उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों तरफ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बोलोगे बीन लग जाता है, बीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। अगर पैसिव वॉइस होता तो बीन के अलावा भी कोई थर्ड फॉर्म होती है, और कोई थर्ड फॉर्म तो है नहीं, ये एक्टिव वॉइस हुआ ना, फिर पैसिव वॉइस थोड़ी। अगर पैसिव वॉइस होता तो हैज आता, हैव आता, प्लस बीन आता, प्लस एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। समझे? तो बीन देख के मत सोचना, बी की फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, ये तो पढ़ाया था। यहाँ बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म होता तो पैसिव बनता, बट यहाँ खाली बी की फैमिली है, थर्ड फॉर्म नहीं। तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब कि एक्टिव वॉइस है। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये मेरा पैसिव नहीं एक्टिव वॉइस है। तो किस पार्ट में गलती, फर्स्ट पार्ट में गलती थी, बीइंग थोड़ी बीन होना चाहिए था। चलो आगे चलते हैं। 33 देखते हैं कि भाई, तो लिखा टैक्सी हेलिंग वेंचर्स, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, ठीक है, फटाफट से करना है। तो टैक्सी हेलिंग वेंचर्स सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, आ रहेगा सिग्निफिकेंटली, इंपॉर्टेंटली। तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग है ना, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है द नंबर ऑफ कैप्स, बहुत सारी कैप्स। दैट क्या है, अब रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब दे दिया, तो ये पता है कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, और सब्जेक्ट नहीं है तो 100% ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ दैट क्या है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है ना। जो ऑफर फ्री वाईफाई फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स। तो टैक्सी हेलिंग वेंचर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ कैब्स, क्योंकि वो ऑफर करते हैं फ्री वाईफाई एंड फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स, काफी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। इसका मतलब भाई इसमें कोई गलती है ही नहीं, इतना सिंपल सा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, तो लिखा है ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक मिल्क सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस आएगा, और आपका वर्ब में एस आया भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज चेक करें, यहाँ पर हैज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हैज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ हैज हैव है, हैज या हैव में से कुछ हो, बट उसके साथ वर्ब थर्ड ना हो, है ना, और हैज हैव हो और उसके साथ वर्ब थर्ड हो। तो मैंने दो कंडीशन दी, एक में वर्ब थर्ड है और एक में वर्ब थर्ड नहीं है। तो आपका पहले केस बताओ कौन सा है। तो हैजअप के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है। अगर हैजअप के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हैजअप हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब थर्ड मेन वर्ब है। और अगर ये नहीं है तो ये खुद मेरा क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो अगर ये मेन वर्ब बनता है तो ये फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में एस मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। पोजीशन, ऑर्गेनिक मिल्क हैज हायर ओमेगा 3 फैट लेवल्स, शायद कंपेयर कर रहा है दूसरे मिल्क से, और जब कंपेयर कर रहा है तो वहां पे ईयर आता है, कंपेरेटिव डिग्री आती है। बट लेकिन अब मैंने बट भी पढ़ाया आपको, बोलो हाँ पढ़ाया था, कि आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो बट लेते हैं। अब मैंने बोला बट प्रोबेबिलिटी नॉट इनफ टू मेक अ डिफरेंस, तो प्रोबेबिलिटी है, काफी नहीं है क्या करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है ये बताना। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी कब से पढ़ने लग गए तुम, प्रोबेबली होगा, प्रोबेबली शायद एडवर्ब, प्रोबेबली, प्रोबेबली, प्रोबेबली स्पेलिंग दोबारा, PROBABLY, प्रोबेबली क्या है, एडवर्ब है। प्रोबेबली नॉट इनफ इज द राइट यूसेज। अब क्या फर्क होता है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबली में, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो कि आपके चांसेस होते हैं। प्रोबेबली क्या होता है, शायद हो भी जाए शायद ना भी हो, तो मे बी वाला केस हो गया। और प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं, है ना, तो यहाँ चांसेस नहीं मे बी की बात हुई, शायद ज्यादा डिफरेंस ना हो ये बोल रहा है। तो उस हिसाब से हमारा पार्ट पर चल गया, हमें थर्ड पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें,
तो लिखा है बाय अर्ली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से पहले पहले अगले हफ्ते तक। अर्ली नेक्स्ट वीक, उससे पहले नेक्स्ट वीक के जो अर्ली है डेज होंगे, ठीक है जी। द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉमा आना चाहिए था बट नहीं है, कोई बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब में एस लगेगा, वर्ब में एस लग रहा है। अब तो ये बात सबके दिमाग फिक्स हो गई। तो लाइकली ऑफ आ रहा है यहाँ पर, है ना, डिक्लेयर। तो यहाँ पर लाइकली जब आता है तो उसके बाद ऑफ नहीं आता, लाइकली अपने बाद टू लेता है, ठीक है। और टू के बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिक्लेयर, अ ड्रॉट सूखा पड़ गया इन 8,000 विलेजेस। कुछ बात समझ आ रही है, कुछ बात आपको समझ आ रही है। लाइकली टू, तो बाय अर्ली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक स्टेट गवर्नमेंट इज लाइकली टू, मतलब प्रोबेबली डिक्लेयर कर देगी सूखा 8,000 गांव में। प्रोबेबली, लाइकली टू, मे बी, शायद से, प्रोबेबली। चलो, इस पार्ट में गलती है भाई, तो ऑफ नहीं आएगा, टू आना चाहिए, थर्ड पार्ट में गलती है। चलते आगे, फिर से हमारा आईबीपीएस बैंक पीओ का है, हमें नेक्स्ट शिफ्ट है। अगर एरर है तो बताएं, नहीं है तो पंक्चुएशन का एरर, गलती नहीं मानी जाएगी, नो एरर कर दें। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि हम कौन कौन हमें बता पाएगा, कैसे कैसे हमें चीजें करनी है। तो लिखा, हाउ सीरियस इज द कंट्रीज, हाउ सीरियस इज द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ बिग एन इम्पैक्ट विल दीज हैव ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो 36 में क्या गड़बड़ होगी हमें ये देखनी है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि जब क्वेश्चन मार्क होता है ना बेटा, जब क्वेश्चन मार्क होता है तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब लिखते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो नॉट लग जाता और ऑब्जेक्ट, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर चली गई, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू एच। अगर हमें वाई वेन वेयर लगाना है तो डब्ल्यू एच अगर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपका डब्ल्यू एच दिखे, क्वेश्चन मार्क भी दिखे, डब्ल्यू एच शुरू में दिखे, क्वेश्चन मार्क दिखे, तो आप क्या लगाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो इसे बोलते हैं इनवर्जन, मतलब उल्टा। सब्जेक्ट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और इनवर्जन में उल्टा हो जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो अब आप चेक करो, हाउ यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, हाउ सीरियस पूरा ले लो तो, और द कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए एसीएस नहीं आर आना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब बोला ना मैंने, थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से क्या समझ आया, पहले पोजीशन पे हमारा क्या होगा भाई, डब्ल्यू एच, सेकेंड पे हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट। तो डब्ल्यू एच था, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और फिर सब्जेक्ट। तो हमारा किस पार्ट में गलती है, हमारे ए पार्ट में गलती हो जाएगी, है ना। और बिग एंड हाउ बिग एन इम्पैक्ट विल दीज, तो इम्पैक्ट में ई का साउंड आ रहा है तो एन आएगा, और विल दीज है हैव ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमीज। अब जैसे ये दीज आया ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन, एक बच्ची ने मुझसे डाउट पूछा था जिसका नाम है प्रियंका कुमारी, उसका डाउट ले लेती हूँ। तो प्रियंका कुमारी को, नाम है प्रियंका कुमारी, जिसने मेरे से एक डाउट पूछा था। देखो बेटा, मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बोला ताकि आप व्हाट्सएप पे तभी इजीली मेरे से क्वेश्चन पूछ पाए, इसलिए मैंने नंबर शेयर किया, सब चीजें की, ताकि आपका कोई डाउट किसी का भी ना बने। दिस का जो प्लूरल होता है ना, वो दैट होता है, और इन दोनों की हिंदी होती है ये, और जो वो होता है ना, वो उसका होता है, एक सेकेंड, मैंने, हाँ वही कह रही हूँ, गलती से लिख दिया,
दीज का जो एक से ज्यादा होता है वो दीज होता है, और दैट का होता है दोस। ठीक है, तो दिस का, अब मैंने क्या बोला, अगर एक लिखना है तो दिस लिखो, एक लिखना है तो दिस लिखो, और एक से ज्यादा लिखना है तो दीज लिखो। तो एक लिखना है तो दिस पेन, और एक से ज्यादा लिखना है तो दीज पेन्स। ठीक है, ये पेन, एक पेन और एक। और मैंने बोला दैट, तो मैंने बोला दैट गर्ल, तो एक है। मैंने बोला दोज गर्ल्स, तो एक से ज्यादा। तो ये दीज दोस्त एक से ज्यादा के लिए, दीज और दैट एक के लिए। अब इसका एक और फर्क मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि डाउट क्लियर कर देना चाहिए भाई। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब जगह डाउट आपको क्लियर करूं। जो दिस होता है और दैट होता है ना, ये वाला पोर्शन जो इधर वाला, ठीक है, ये लगता है पास के लिए, नियर के लिए। ठीक है, और एक और पढ़ लेते हैं। दीज और दोज लगता है किसके लिए? दूर के लिए, फार के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास है कोई पेन तो बोलूंगी दिस पेन, और अगर दूर है तो बोलूंगी दैट पेन। अगर पास में लड़की है तो दिस गर्ल, दूर है तो बोलूंगी दैट गर्ल। पास में कोई किताब है तो दिस बुक, दूर कोई किताब है तो दैट बुक। अब एक से ज्यादा है और पास में है, पास में मेरे पास 3-4 किताबें रखी हैं, तो बोलूंगी दीज बुक्स। ये पास में भी है, और बट मैंने जैसे बोला है ना भाई कि ये कहते हैं ये वाली किताब है, बट वो वाली तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और है, दीज और दीज, दैट और दोस्त। दैट का मतलब वो दूर है ना, तो यहाँ पर हम ये थोड़ा सा, मुझे एक तो ये इतना रशन है, इसमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं और क्या नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या समझाया, पहला पॉइंट क्लियर कि पेन कब आएगा, पेन्स कब आएगा। अब मैंने कहा ये दिस जो होता है, ये वाला पोर्शन नहीं बना रही हूँ, ये होता है नियर के लिए, पास। और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये होता है दूर के लिए, फार। अब सही है, वो गलत था, सॉरी बेटा, है ना। अब देखो, तो इसकी हिंदी हो जाएगी ये, और इसकी हिंदी होती है वो। अब मुझे लगता है प्रियंका जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर मेरे पास एक पेन है, अभी मेरे पास में है, तो दिस पेन। अगर मेरे पास दूर है तो बोलूंगी दैट पेन। अगर मेरे पास बहुत सारे पेन है और पास में, तो बोलूंगी दीस पेन। और अगर मेरे पास बहुत सारे पेन है मगर दूर है, तो मैं बोलूंगी दोस पेन्स। आई होप आपको समझ आया होगा कब एस लगेगा। तो आपने मेरे से जो सवाल पूछा था, अब आप उस सवाल का जवाब खुद दे पाएंगी? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जो आपका डाउट था वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये डाउट एक से ज्यादा के लिए लगता है ना, नाउन में एस, और एक के लिए। अब आप मुझे बताना, देख के देख लो यहाँ पे लग रहा है। अब आपको अगर इतनी बात समझ आ गई हो, तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद करा देती हूँ, अगले क्वेश्चन में चल के फिर ये तो हो चुका है, सेफ स्पेस मिल जाएगा ना। वर्ब हमारी सिंगुलर प्लूरल होती है और कंफ्यूजन होती है, तो सिर्फ वर्ब सिंगुलर याद रखना। ठीक है, प्लूरल अपने आप हो जाएगी यार, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे। और नाउन होता है, वो भी सिंगुलर प्लूरल होता है, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कब क्या लगेगा। तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगी, एक एग्जांपल याद रखा करो जिससे आसानी हो जाए। तो वर्ब में ना, यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब को पकड़ो जिस वर्ब में एस लगे, बाकी दुनिया की सारी वर्ब प्लूरल होती है, बाकी बची सारी वर्ब प्लूरल होती है। एग्जाम्पल में मैं लिख रही हूँ गोस, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लिख रही हूँ इज, एग्जाम्पल में लिख रही हूँ वॉज, एग्जाम्पल में लिख रही हूँ हैज, एग्जाम्पल में लिख रही हूँ डज। ठीक है, तो जिसमें एस आ रहा हो, मतलब गो, वेंट, गॉन, गोइंग, सब प्लूरल वर्ब है। एम आर प्लूरल वर्ब, वर प्लूरल वर्ब,
have, had, having plural verb, doing, did, done plural verb, do plural verb। ठीक है, अब सिंगुलर प्लूरल यहाँ चेक करना है। तो ये उल्टा चलता है, वर्ब में तो सिंगुलर बन जाती है और नाउन बन जाता है प्लूरल। जिस नाउन में ऐसी लगता है वो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अब जैसे इसलिए कंफ्यूजन होती है, तो बॉय नहीं बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स याद रहेगा। तो है ना, बाकी जो जिसमें एस नहीं लग रहा वो सिंगुलर है, तो आपको दूसरा तो याद ही नहीं करना। तो यहाँ पे चेक करो, एस यहाँ भी लग रहा है, एस यहाँ भी लग रहा है, मगर वर्ब बनती है सिंगुलर और नाउन बनता है प्लूरल। आई होप आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, शुबेर द टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइडर इज गोइंग लाइक अ वीड, स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपी, एस्टैब्लिश अस रूट इन द कंट्री। अब हम 37 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या गलती होगी, किस तरीके से हमें करना है, ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप में से किसी को आंसर आता है तो आप भी बता सकते हैं। चले भाई, अब लिखा है शुबेर, है ना, द टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है। अब टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर एक है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में एस आ रहा है। अब एस सिंगुलर वर्ब होगी। अब कह रहे हैं इज एम आर के बाद आईएनजी लगेगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस हो गया। लाइक अ वीड, स्पेंडिंग मिलियन ऑफ रुपीज, काफी सारे पैसे खर्च करता है ना। स्टैब्लिश नहीं, इन स्टैब्लिशिंग होना चाहिए। क्या होता है, स्टैब्लिश करने में, है ना, तो क्या बोलूंगी, इन स्टैब्लिशिंग, इन स्टैब्लिशिंग। और अस नहीं, इट्स होगा, क्योंकि वो क्या है भाई, टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है ना। इट्स लाइक अ वीड इन द कंट्री, तो पूरा सेंटेंस हमारा ये सही नहीं है, गलत है ना, तो हमारा फोर्थ पार्ट में एरर है। और अगर मैं लिखना चाहती तो क्या लिखती, आंसर लिख रही हूँ, इन establishing, establishing, है ना, टैक्स सर्विस की बात हो रही है तो इट्स, तो शुबर द टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, 38। अब 38 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फटाक से देखते हैं कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ लिखा है द सर्वे, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आल्स है, वर्ब में सीएस, है ना। सर्वे जो होगा बहुत सारे लोगों का होगा, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट होता तो एसीएस लगता है ना, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट हो गया, सर्वे पास्ट। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया कि सर्वे आज रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, और मोर देन 50 कंट्रीज, 50 कंट्री से ज्यादा, टू आइडेंटिफाई, वर्ब की फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, काइंड्स ऑफ पीपल, दे सब्जेक्ट हो गया, वुड यहाँ पे मॉडल हो गया, मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट है तो भाई जहाँ आज पास्ट है तो यहाँ बस ये पकड़ लो, आज पास्ट था, है ना, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो विल का पास्ट वर्ड। वांट, ऑफ थोड़ी आ जाएगा, गलत गलत लिखा है तो 100%, क्या होगा, एज, वांट ऑफ नहीं, वांट एज नेबर्स की सर्वे आज रेस्पोंडेंट, तो यहाँ पर है सर्वे, तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वे कैसे सब्जेक्ट हो सकता है, क्या सर्वे तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, सर्वे आज, है ना, रेस्पोंडेंट्स लिखा है, तो एक तरीके का हमारा अगर हम देखें तो ये, अच्छा पास्ट वो लिखा है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, बट अभी आपको पता नहीं है तो अभी मैं नहीं बोलूंगी, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो सर्वे है उसमें पता चला आज, है ना, तो यहाँ पे वैसे उसको देना चाहिए था कि सर्वे वॉज आज, सर्वे में पूछा गया था, बट एग्जामिनर ने इसको एक फ्रेज के रूप में बना दिया, है ना, यहाँ से वॉज हटा दिया।
जबकि was asked होना चाहिए था, ये गलती होनी चाहिए थी, है ना, एग्जामिनर ने की है गलती। तो सर्वे वाज आस्क्ड, सर्वे में पूछा गया था रेस्पोंडेंट फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना काइंड्स ऑफ पीपल दे वुड वांट एज नेबर्स, कि वो आइडेंटिफाई करें, है ना, काइंड पीपल अच्छे लोग, आइडेंटिफाई करना काइंड्स ऑफ पीपल अच्छे लोग, है ना, इस तरीके के पीपल ऑफ काइंड्स ऑफ पीपल मतलब कई तरीके के लोग, दे वुड वांट एज नेबर्स, जो वो एज नेबर, एज पड़ोसी चाहते हैं, एज अ बोलते हैं ना, तो एज नेबर्स होगा, अगर एक होता तो एज अ नेबर लिख देती, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, एज अ स्टूडेंट, है ना, एज अ टीचर, कि मैं ऐसे सोचती हूँ अपने आप के कभी कभी कि अगर मैं एक स्टूडेंट होती तो मैं कैसे टीचर से पढ़ना पसंद करती, है ना, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, तो अपने आप को रख के देखते हैं हम। तो और अगर एज लिखा है और ए है और नेबर्स आ गया, तो नेबर्स तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर फिर ए नहीं आना चाहिए, ए तो एक के लिए आता है। एज अ नेबर बोले, एज नेबर्स बोलो, तो अब हमें पता चल गया किस पार्ट में गलती है भाई, तो बोलेंगे फोर्थ पार्ट में गलती है। 39th, अब हम देखें, लिखा है 39th में, द पेस एंड स्केल ऑफ, फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द पेस एंड स्केल, तो पेस बेशक एंड बैठा है, देखो एक छोटी सी बात आती है, कहीं ना हमारे वर्ड्स दिखने में तो क्या होंगे कि लगेगा प्लूरल है, मगर वो वर्ड्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरक कर रहे होंगे, जैसे बटर एंड ब्रेड इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, बटर एंड ब्रेड, है ना, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे बटर और ब्रेड दोनों एक साथ आ रहे हैं, सुई और धागा दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना, पेट्रोल और गाड़ी एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के, बिजली और लैपटॉप एक साथ, तो ऐसे वर्ड्स जो कि आपके क्या हो, कॉमन, तो जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, दो नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बन गए, कंपाउंड नाउन बन गया ना मिलाकर, तो ये कितना, एक यूनिट है, और अगर ये एक यूनिट फील देगा, सिंगल यूनिट देगा, तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब में ऐसे रहेगा, बेशक एंड बैठा हो, बेशक एंड बैठा हो, समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि यूनिट में एक है, और मैंने बोला कि देयर आर लॉट ऑफ बटर एंड ब्रेड सोल्ड इन द ग्रोसरी शॉप, तो वहां आर कर दोगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कोई ब्रेड लेने आएगा, कोई बटर लेने आएगा, तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि वो सिंगल यूनिट है या फिर वो डबल यूनिट है। तो यहाँ पेस एंड स्केल जो है, इस स्केल पे एक स्केल होता है ना, रूलर, जिसपे आप स्पीड चेक करते हो, पेस धीरे है तेज है, तो वो तो आपका एक यूनिट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसी ऐसा आएगा, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पेस एंड स्केल जब एक यूनिट है तो हैव नहीं, यहाँ हैज होना चाहिए था, हैव नहीं, यहाँ पर हैज होना चाहिए था, नो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ गलती है, ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं सिखाऊंगी, और ये पता है कहाँ पे आपकी एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, रेपिटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर की, 3 यूट्यूब पे सीरीज चला रही हूँ मैं, एक तो ये बैंकिंग वाली सीरीज, एक जो रेपिटेड कंसेप्ट है वो, एक आपका वोकैबुलरी, और सैटरडे संडे में आपका परफेक्शन सीरीज, ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है कि द कंट्रीज लिखा है, द कंट्री सब्जेक्ट है ना, मोस्ट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट हुए हैं, द इकोनॉमिक स्लो डाउन, आर, अब कंट्रीज के लिए आर आ गया वर्ब, है ना, क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड बाय प्रेपोजिशन पूरा, तो द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड सब्जेक्ट है, और बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, कंट्रीज के लिए आर, लाइकली टू क्या होता है, प्रोबेबली, मे बी, बोलोगे हाँ, बी, दोज, अब यहाँ पे दोज तो ठीक लिखा है, अब यहाँ पर ये जो है कंट्रीज की बात हो रही है, सब्जेक्ट है ना, कंट्रीज और मोस्ट अफेक्टेड, और बाय द इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हो रही है, आर लाइकली टू बी दोज,
तो यहाँ पर मुझे खुद से बताएं, दोज हुज एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, कौन? कंट्री की बात हो रही है ना, कंट्री की बात है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो यहाँ पर लाइकली टू बी प्रोबेबली, तो यहाँ दोज जो है, दोज अगर आ गया, दोज क्या है, ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है? जल्दी बताओ, दोज जो है ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है? बोलोगे ह्यूमन, तो नहीं है। दोज उनके लिए बात हो रही है जो क्या है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें, अफेक्ट करते हैं ज्यादातर कंट्री में। तो यहाँ हुज थोड़ी आएगा, हुज तो रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, क्या आना चाहिए? विच, है ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल। बात समझ आ रही है? पढ़ाया था मैंने, तो फोर्थ पार्ट में गलती। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप जरूर चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, है ना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे आप लोगों के लिए और मेहनत करनी है। और इस सीरीज को आप बहुत प्यार दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास की अपडेशन मिलती रहे। फिर भी किस तरीके का डाउट हो तो नंबर मैंने शेयर कर ही दिया है, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो तब तक आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जब भी आप बताएं तो बताइएगा कि मैम मेरा नाम ये है और मैंने आपकी क्लास देखी थी, यहाँ से मुझे ये डाउट है, जो भी आपका डाउट है, तो मुझे पता रहेगा कि आपका रेफरेंस कहाँ से है, आप कहाँ से देख रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।